हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस कोरोना के माहौल में चारों तरफ जहां हाहाकार इस टाइम में मचा हुआ है, 4 लाख से ज़्यादा लोग आपके देश के अंदर भी इस समय पर कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। 10,000 या 13,000 से लोग काल के गाल में समा चुके हैं। न जाने कितने लोगों का डाटा अभी तक सरकार के पास है ही नहीं। चारों तरफ सिचुएशंस खराब हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा बुरे भारत के हो चुके हैं। लेकिन ऐसी ही सिचुएशन में आपके सामने एक खबर आती है और वो ये है कि आपके 20 सैनिक मारे गए। 15 तारीख की शाम के टाइम इस तरीके की झड़प होती है। लेकिन आज सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने न्यूज़ देखी कि 18 हमारे भारत के सिपाहियों ने 18 चीनी सिपाहियों की गर्दन तोड़ दी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। पेंगोंग सो लेक के ऊपर चीनी जो सैनिक हैं उन्होंने अपना बंकर बना लिए हैं, टेंट गाड़ दिए हैं। तो इस तरीके की आए दिन हमारे सामने कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं जो हमारे पास ये इंडिकेशन दे रही हैं, हमें ये इंडिकेट कर रही हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं, समस्याएं ज़्यादा आ चुकी हैं। और इन हालातों के चलते और इन समस्याओं के चलते कुछ भी हो सकता है। और वो कुछ भी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और भारत के अंदर लड़ाई हो सकती है। युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, युद्ध हो सकता है आए दिन, आगे आने वाले किसी भी दिन के अंदर युद्ध हो सकता है। तो सवाल ये है, इतने बुरे हालात में, इस कोरोना के जंजाल में, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है और चाइना के अंदर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना डेवलप हो चुकी है, जो कोरोना की सेकेंड वेव यानी दूसरी जो लहर है वो आ चुकी है। पहले केवल वुहान था, अब बीजिंग वगैरह भी उसकी चपेट में आ चुके हैं। बीजिंग शहर को बंद तक करना पड़ चुका है। ऐसी हालात के अंदर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, चीन वास्तव में ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जो वन पार्टी रूल है, इस वन पार्टी रूल में ये चाइना कहीं ना कहीं अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को, पार्टी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को बचा सके। ऐसी सिचुएशन में यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए, कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए चीन ने अलग अलग फ्रंट जानबूझकर खोल दिए हैं, जिसके अंदर ताइवान का मामला है, जिसके अंदर हांगकांग का मामला है, साउथ चाइना सी का मामला है, जापान के साथ पंगेबाजी है और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ बहुत ही क्लोज इस टाइम पर, बहुत ही सीधे सीधे तौर पर लड़ाई शुरू करने के मूड में चाइना बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए, या नॉर्मली भारत की पॉलिसी यानी नीति क्या होती है, ये समझिए। क्योंकि ये पॉलिसी इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अब भारत ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है, पूरी स्वतंत्रता दे दी है, अपने साजो सामान को बॉर्डर पे ले जाना शुरू कर दिया है। आपके सैनिकों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, रद्द कर दी गई हैं और हैवी आर्मामेंट्स यानी बड़े हथियार जो हैं वो बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो आपको ये सोचने की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप अभी फ़िलहाल ये सोच रहे होंगे कि इंडिया की पॉलिसी क्या रही है। तो दोस्तों, असलियत में थोड़ा सा इस इंडिया की पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 के अंदर जो है चाइना का निर्माण हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बना। और ऐसी सिचुएशन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर बना तो पहली जो पॉलिसी भारत की चीन के प्रति थी वो 1949 से 1962 के बीच में, सीधी सी बात है, नेहरू की पॉलिसी थी। और ये नेहरू की जो पॉलिसी थी वो पंचशील डॉक्ट्राइन यानी पंचशील के सिद्धांत पर निर्भर करती थी। और उसका मतलब सिर्फ अगर एक शब्द में देखा जाए तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और इस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के चलते ही
पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के चलते ही भारत ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब ये जो नारा था, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का असर हमारे देश को 1962 की जंग के रूप में देखना पड़ा, 1962 की जंग के रूप में देखना पड़ा। और इसी 1962 की जंग में भारत को अपना एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन वाला और एक बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश वाला चीन के हाथों खोना पड़ा। 33,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इलाका चीन ने कब्जा कर लिया, वो भी तब जब भारत इस गलत फहमी में था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। मज़े की बात यह है, जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ या नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ता हूँ और उसको आज के सिनारियों में कंपेयर करता हूँ, तो मेरे को ये नज़र आता है कि ये वही दौर नज़र आया जैसे जिस तरीके से नेहरू लगातार चीन का दौरा कर रहे थे, या आए दिन नेहरू चीन जाते थे और चीन के जो प्रमुख होते थे वो भारत आते थे, वैसी ही सिचुएशन आपको मोदी जी के टाइम पर भी मिलेगी। एक झूले में बैठ के झूलते हुए, एक साथ घूमते हुए, कभी वुहान, कभी चेन्नई, कभी अहमदाबाद, कभी कहीं, कभी बीजिंग, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मतलब मोदी जी चाहे चाइना गए, चाहे चाइना के प्रीमियर यहाँ गए, 9 से 10 बार की विजिट्स रिकॉर्ड में है जो कि इन लोगों ने एक दूसरे के यहाँ दौरा किया और एक माहौल बनाने की कोशिश करी जो कि बिल्कुल वैसा ही था। स्लोगन नहीं था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उस स्लोगन से कम भी नहीं था हिंदी चीनी भाई भाई। यहाँ अब ये सिचुएशन पढ़नी है कि ये हिंदी चीनी भाई भाई किस तरीके से कारगर होगा या नहीं। खैर, इस मोदी की बात तो हम अभी के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी बात तो अभी बाद में करेंगे, पहले नेहरू की बात करते हैं। और चीन से हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा धोखा खाया, और यहाँ तक कि मानने वाले ये भी मानते हैं कि नेहरू चीन से हार के गम में इतनी बुरी तरह डूब गए कि लास्ट में इनकी डेथ हो गई। 1962 से लगभग 1993 तक किसी भी प्रधानमंत्री ने चीन के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखना उचित नहीं समझा। चीन को एक दुश्मन देश के रूप में देखा गया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट राजीव गांधी थे, जिन्होंने चीन के साथ दोबारा से संबंध स्थापित करना शुरू किया और अपने रिश्तों की खटास को दूर करने के लिए, अपने रिश्तों की खटास या एक दुश्मनी वाला डर पैदा जो हो रखा था उसको दूर करने के लिए पहली बार 1993 में एक बाईलेटरल एग्रीमेंट किया, एक द्विपक्षीय समझौता किया। और इस द्विपक्षीय समझौते के अंदर स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हम बॉर्डर पर लड़ाई नहीं करेंगे, हम बॉर्डर पर गोली नहीं चलाएंगे। अब ऐसे में ये जो द्विपक्षीय समझौता हो गया, और ऐसे ही द्विपक्षीय समझौते एक 2005, एक 1996 में भी हुआ, फिर 2005 में और फिर 2013 में, इस तरीके के कई द्विपक्षीय समझौते जो हैं वो हुए। यानी एक फिर 1996 में हुआ कि बॉर्डर पर गोली नहीं चलेगी, इसी तरीके से उसको बढ़ाकर 2005 में किया गया, और फिर 2013 में भी इसी तरीके का समझौता हुआ। अब सवाल ये है, आपने यहाँ पर ये सारे के सारे बाईलेटरल एग्रीमेंट किए और समझौते किए, इन समझौते की एक बॉटम लाइन ये थी, इन सभी समझौतों की एक बॉटम लाइन ये थी, पीस ऑन बॉर्डर, पीस ऑन बॉर्डर, यानी हमारे बॉर्डर्स पर पीस हो। ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके खिलाफ क्या सिचुएशन इस्तेमाल हुई या क्या माहौल बना। सवाल ये था 1962 से
93 के बीच की भारत की बॉर्डर पॉलिसी क्या थी? भारत के बीच की बॉर्डर पॉलिसी ये थी कि हम बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ये बहुत खतरनाक पॉलिसी थी। नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन बॉर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब अगर बॉर्डर पर किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, सड़कें पुल कुछ नहीं बनाओगे, इसके पीछे नीति क्या थी, इसके पीछे पॉलिसी क्या थी कि हम चीन से कमज़ोर हैं, बिकॉज इंडिया इज़ वीकर देन चाइना। अब हम चाइना से कमज़ोर हैं और अगर चाइना भारत में घुस आया, सवाल सोचकर देखिए, आपकी जो पॉलिसी थी वो डिफेंसिव इतनी थी कि अगर चाइना भारत में घुस आया तो अगर चीन भारत में घुस आया तो इस बॉर्डर के अंदर अगर हमने पुल सड़कें वगैरह बना रखी होंगी तो उन्हीं पुलों और सड़कों का इस्तेमाल करके वो आसाम में आएगा और फिर यहाँ तक अपना कब्जा कर लेगा। इसलिए एक काम करो, ये बॉर्डर वगैरह पर पुल बनाओ ही मत। अगर पुल बनाओ ही नहीं तो ये पूरे का पूरा इलाका जंगल का है और चाइना आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये जो 1962 से लेकर लगभग 2000 के बीच की जो पॉलिसी थी वो टोटली डिफेंसिव पॉलिसी थी, बिल्कुल ही डिफेंसिव पॉलिसी थी, यानी बहुत ही रक्षात्मक थी कि आपका देश इतना ज़्यादा डरा हुआ था, आप इतने ज़्यादा चीन से घबराए हुए थे कि आपने अपनी सीमाओं को खुला छोड़ दिया और आपने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कराया। छोटा सा लॉजिक ये था कि भाई जो तुमने अपना बॉर्डर खुला छोड़ दिया है 1962 में, इतना तो आप हार चुके हो और यहां पर इसके अपनी तरफ भी अगर आप बॉर्डर पर रोड वगैरह नहीं बनाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, चीन अगला ये वाला भी कब्जा कर लेगा, उससे आगे रोड नहीं मिला तो चीन ये भी कब्जा कर लेगा। सिंपल सी बात है। यहां चीन का जब 1980s में राइज होना शुरू हुआ तो चीन ने अपने मेनलैंड से लेकर यहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू किया और 1980 के बाद ये अवसंरचनात्मक ढांचा तेजी से बढ़ने लगा और जैसे ही 2005 के बाद चीन ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी, बुलिशनेस ऑफ चीन या ओपन क्लेम ऑफ चीन शुरू हुआ तो यहां से भारत को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। 1980 से 2005 तक चीन ने इस बॉर्डर के ऊपर बहुत तेजी से सड़कें बनाना शुरू किया। आपके भारत की कोई पॉलिसी नहीं थी सड़कें बनाने की 2000 तक। 2000 के अंदर पहली बार अटल बिहारी सरकार आई और उन्होंने कहा कि क्योंकि चाइना यहां तक अपनी सड़कें ले आया है तो आपको भी अपनी सड़कें बॉर्डर तक लेकर जानी पड़ेंगी। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर बड़े बड़े और कई इंपॉर्टेंट ब्रिज बनाने की नींव या पॉलिसी जो है या प्लान जो है अटल बिहारी सरकार के अंदर स्थापित किया गया। यहां आपकी ये जो डिफेंसिव पॉलिसी थी उसे कन्वर्ट किया गया ऑफेंसिव डिफेंस के अंदर, इसे कन्वर्ट किया गया डिफेंसिव ऑफेंस के अंदर कि हम आपको बॉर्डर पर ही रोकेंगे। यहां 1962 से 2000 तक की जो पॉलिसी थी वो डिफेंसिव पॉलिसी थी, यानी आप लड़ने के मूड में नहीं थे, दूर बैठे हुए थे। अब यहां पर डिफेंसिव ऑफेंस की पॉलिसी आ गई थी। डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब यह है कि अब आप लगभग भारत जो है वो इस सिचुएशन में था कि बॉर्डर के रोड्स हम दूसरे के एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन बॉर्डर रोड्स तो इस तरीके से बनाएंगे कि अगर चाइना आया तो उसे जहां वो है वहीं रोक दिया जाए, दूसरी सिचुएशन में ना लाया जाए, या चाइना को अंदर ना आने दो, वहीं रोक
2। इसको सबसे पहला चैलेंज 2005 में मिला और चीन ने आपके इलाकों पर थोड़ा थोड़ा कब्जा करना शुरू किया। एक लोकल स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ और 2005 के अंदर भी सिचुएशन वैसी की वैसी बनाने की कोशिश की गई डायलॉग यानी बातचीत से। यहां पिछली सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव है या पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगाना पड़ता है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच जो सरकार रही उसने बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे अंदाजा लगाइए कि इन 10 साल में ना तो आपने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा, ना कोई गन खरीदी, ना कैनन खरीदी, ना कोई शिप बनाया, कुछ नहीं किया। और जो भी किया वो क्रॉनी कैपिटलिज्म के चलते वो कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार हो गए, घोटाले हुए, स्कैंडल्स हुए। नतीजा क्या रहा कि आपका बॉर्डर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो पिछड़ता चला गया। जो काम चीन ने 1980 में चालू किया था आप 2000 में चालू कर रहे थे, लेकिन 2000 से लेकर 2004 तक वो दोबारा पीछे रह गया। और 2004 के बाद जब ये सिचुएशन बंद हुई तो 2004 से 14 तक आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये इस सिचुएशन तक आते आते, इस टाइम तक आते आते चीन अपनी बॉर्डर रोड्स और रेलवेज को लहासा तक लाता है और लहासा से काठमांडू तक लाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एयरपोर्ट बना रहा है, रोड्स नेटवर्क जबरदस्त लेवल पर डेवलप कर चुके हैं और घंटों या मिनटों के हिसाब से पूरी आर्मी जो है वो बॉर्डर तक पहुंचने की हिम्मत रखती है। ऐसे में आपकी जो पॉलिसी चेंज हुई वो 2014 से पहली बार चेंज हुई जब आपके प्रधानमंत्री ने कुर्सी पर पद संभालते ही 146 फ्रंट पोस्ट को मंजूरी दी जो कि परमानेंट हैं। 146 फ्रंट पोस्ट जो बॉर्डर पे बनाई जाने वाली थी वो परमानेंट है। और 2014 से लेकर 2019 तक की पूरी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर हुआ है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर हुआ है और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कि आप देखेंगे और इसी चीज की परेशानी चाइना को है और चाइना वहां पर अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर चुका है। अब हमने एक तरफ ये देखा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव ऑफेंस की जो रही है वो अब आगे कितनी ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, इसे देखने से पहले एक बार हम लोगों को पॉलिसी ऑफ चाइना की भी पढ़ लेना चाहिए। अब ये चाइना क्या पॉलिसी अपनाता है किसी भी देश के लिए वो समझिए। चीन बहुत ही सीधी सी और बहुत ही चालाकी भरी पॉलिसी अपनाता है। वो पहला काम ये करेगा कि वो कभी भी, पहला काम जो चीन करेगा वो ये करेगा कि कभी भी अपना कोई भी मैप नहीं दिखाएगा। सबसे पहली चालाकी चाइना जो करता है वो ये करता है, जब भी किसी दूसरे देश से बातचीत करने आता है तो वो कोई मैप ही नहीं लेकर आता, बातचीत ही नहीं करता और ये कहता है ठीक है आप बताओ आपका कौन सा नक्शा है। आप कहोगे ये पॉइंट है क्या, नहीं जी हम इसे नहीं मान रहे, हम इसके इधर वाले को मान रहे हैं। अब यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। आप जो पॉइंट बताएंगे उसका दूसरे वाला पॉइंट वो उससे काफी ज्यादा अंदर बताएगा और सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा एम्बिग्युअस बनाए रखेगा, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कंफ्यूजन वाली बनाए रखेगा। जब मैप नहीं दिखाएगा तो दूसरी उसकी सबसे बड़ी चालाकी हमेशा यह होती है चीन की कि वो बाइलेटरल एग्रीमेंट सबके साथ करेगा। बाइलेटरल एग्रीमेंट करने का मतलब यह है कि वो बाइलेटरल एग्रीमेंट करेगा, द्विपक्षीय समझौता करेगा और उस द्विपक्षीय समझौते के अंदर यह काम करेगा, सबसे पहले अपने पड़ोसी का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह उसको इस्तेमाल करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह इस्तेमाल करेगा। और इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंदर क्या किया जाएगा, सामने वाले का भरोसा जीतेगा। भरोसा अधूरा
अपना मैप दिखाया नहीं, सामने वाले के मैप पे आधी अधूरी कंफ्यूजन करके कहता है ठीक है तेरी बात को हम सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं। बाइलेटरल एग्रीमेंट से सामने वाले का भरोसा जीता और उसके बाद इसी बाइलेटरल एग्रीमेंट को यूज एज एन इशू टू कॉन्फ्लिक्ट, यूज एज एन इशू टू कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरर। वो क्या करता है, वो इसी बाइलेटरल एग्रीमेंट को, द्विपक्षीय समझौते को एक इशू की तरह इस्तेमाल करता है लड़ाई के लिए। वो अपने पड़ोसी देश को फोर्सफुली ये कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो समझौता किया है उसे मानो, तुमने मेरे साथ जो समझौता किया है उसे मानो और सीरियसली मानो। अब एक तरफ अपने पड़ोसी पर हमेशा दबाव बनाएगा कि जो तुमने समझौता किया है उसे मानो, अगर उसमें कोई कमी रही तो तुम्हारी खैर नहीं, लेकिन खुद कभी भी हिमसेल्फ नेवर फॉलोज दैट एग्रीमेंट, हिमसेल्फ नेवर फॉलोज दैट एग्रीमेंट, खुद उस समझौते को कभी फॉलो नहीं करेगा। नतीजा क्या कि जो उसका पड़ोसी है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा कि हो क्या रहा है। इंडिया इसी सिचुएशन में फंसा हुआ था, इंडिया इसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। 1993 में समझौता हुआ, फिर 1996 में समझौता हुआ, फिर 2005 में समझौता हुआ, फिर 2013 में समझौते हुए। इतने सारे समझौते होने के बावजूद भी हर समझौते में कोई ना कोई कमी निकालना और उस कमी को निकालने के बाद आगे बढ़कर कब्जा कर लेना। तीसरी चाइना की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या होती है? तीसरी चीन की सबसे बड़ी चालाकी या पॉलिसी ये होती है, पहले करो कब्जा, ऑक्यूपाई, इनकर्जन कहो, ऑक्यूपाई कहो, वो करो। जब आप कब्जा करके बैठ जाओगे, मैप तुमने दिया नहीं, कब्जा करके तुम बैठ गए, उसके बाद सामने वाले को कह रहे तेरे वाला जो एग्रीमेंट है वो फॉलो कर, पीछे हट, और खुद कब्जा करके बैठ गए, यानी ऑक्यूपाई। इनमें क्या हुआ? गोली नहीं चलाएंगे। इन सभी एग्रीमेंट्स में क्या हुआ? गोली नहीं चलाएंगे। जब ये कहा इन सब में कि गोली नहीं चलाएंगे, तो पहली सिचुएशन आपने सामने वाले पे थोप दी, गोली चलाई तो अच्छा नहीं होगा। अब दूसरा काम क्या किया? आप उसके इलाके में जाकर बैठ जाओ। बैठ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो सामने वाला गोली चला नहीं सकता, तुमने उसके एरिया पे कब्जा कर लिया है। दूसरा क्या होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, टॉक्स, बात करो, बात में अड़ के बैठ जाओ। नहीं भाई मैं तो नहीं मानता, ये तो मेरी है तो सामने वाला झल्ला के क्या कहेगा? ठीक है, लड़ाई नहीं करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस हो जाएगी उसको दबाए रखने के लिए, बातचीत कर रखने के लिए। पिछले सारे सिनारियों को उठा के आप लोग देखिए, आपको यही नजर आएगा। पिछले सारे सिनारियों को उठाकर देखो, आपको यही नजर आएगा। क्या कर रहा है चाइना? सिर्फ एक काम कर रहा है, आएगा, बैठेगा, और उसके बाद 2 महीने, भाई अप्रैल से मार्च के एंड से कहीं ना कहीं ये इन्वेजन शुरू हुआ होगा। अप्रैल से ये बातचीत शुरू हो रही है, मई के अंदर तो लात घूसे चलने तक की नौबत आ गई, जून आ गया, क्या हो रहा है? बात हो रही है, क्या हो रहा है? बात हो रही है, क्या हो रहा है? बात हो रही है। बात करते रहो। जब बातचीत का नतीजा ना निकले तब तक वहां बैठे रहो, तुम्हारा कब्जा पक्का। कब्जा करे रखो, बातचीत करे रखो, कब्जा करे रखो, बातचीत करते रहो। अब जब ये बातचीत खत्म हो जाए, उसके बाद 2-3 साल बाद 2-3 किलोमीटर और अंदर आ जाओ। पहले बॉर्डर इधर बनाया, फिर अगला बॉर्डर 3 किलोमीटर आगे बनाया, अब बातचीत करो। फिर कोई हल नहीं निकला, 3 किलोमीटर और अंदर आ जाओ, फिर बातचीत करो। फिर कोई हल ना निकले, फिर अगले 2-3 साल बाद फिर आगे आ जाओ। धीरे धीरे आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। सामने वाला समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है खुद, क्योंकि ये मैप नहीं दिया कि मैं कहां तक मानता हूं, जहां तक मेरी मर्जी होगी मानूंगा, अभी नहीं बताऊंगा कहां तक मान रहा हूं। नतीजा क्या? वही, अगर आप जो पेंगसो लेक है उसका पूरा का पूरा सिस्टम उठाकर देखेंगे तो भाई इस तरीके की, इस डायमेंशन की एक लेक है जिसमें लगभग 8 फिंगर्स के बारे में कहा गया।
इंडिया कहता है हमारा 8th फिंगर तक पॉइंट है, चाइना ने कभी हाई नहीं भरी। चाइना कहता है मैं तो 2 तक घूमूंगा या 1 तक घूमूंगा। अब दोनों के बीच में 8 और 2 के बीच का मामला है ना। 2 साल पहले कहां आएगा, 6 पे आ जाएगा, फिर 5 पे आ जाएगा, फिर 4 पे आ जाएगा। इंडिया वाले 5 पर रोकने की कोशिश करेंगे, शांत हो जाएगा मामला। अब यहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया, फिर 6 पे बना लेगा, फिर 4 पे बना लेगा, फिर 2 पे बना लेगा, और फिर जब 2 पर कब्जा हो जाएगा फिर कहेगा कल से आप पेंगसो लेक नहीं आएंगे। दिस इज द पॉलिसी ऑफ चाइना, दिस इज द पॉलिसी ऑफ चाइना। ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में जब सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए और जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आ जाओ, तो यहां कहीं ना कहीं सामने वाले पड़ोसी पर दबाव बनाए रखो, कब्जा करते रहो। आउटकम क्या होगा इस कब्जे का? इस कब्जे का आउटकम यह होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जितनी ज्यादा रणनीतिक जगह हैं, सबके ऊपर आपका कब्जा हो गया। जब सबके ऊपर आपका कब्जा हो गया, सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर आपका कब्जा हो गया, यानी सामने वाले की गर्दन आपके हाथ में है, जब भी लड़ाई होगी सीधा हमला, खत्म। ये पॉलिसी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अब रही बात, दोबारा आ जाते हैं, मैंने आपको समझाया इंडिया और चाइना की पॉलिसीज क्या थी। अगला स्टेप क्या है कि इंडिया और चाइना में अभी तक शांति की बातचीत क्यों होती रही थी? तो आपको मैंने बताया 1989 के आसपास से, 85-86 के आसपास से चाइना से आपके द्विपक्षीय समझौते दोबारा तैयार होने शुरू हुए, और 2014 तक आप लोग कहीं ना कहीं चाइना से दबाव में थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, और आज भी चाइना आपसे 25 साल आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल, रोड और पुल के मामले में। आप लोगों ने अल्टरनेट 1000 तैयार किए हैं, लेकिन रेल, रोड और पुल के मामले में आज भी चाइना आपसे लगभग 25 साल आगे है। ऐसे में आप 2014 तक हल्के पड़ते थे, कमजोर पड़ते थे। जब आप 2014 तक कमजोर पड़ेंगे तो होगा क्या? कहीं ना कहीं बातचीत के ऊपर भरोसा रहेगा कि भाई बात करते हैं, टॉक्स करते हैं, डायलॉग करते हैं, और चाइना इसी चीज का फायदा उठाता था। कभी डोकाला हो रहा है, कभी नाथुला हो रहा है, कभी दमचौक हो रहा है, कभी बुंजी इशू हो रहा है, अलग अलग तरीके के कोई ना कोई इशू चाइना के साथ पड़े रहते थे। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती थी। आपको उधर उलझाएगा तो इधर आपके कब्जे करना शुरू कर देगा, इधर जब तक आप ध्यान देंगे तो उधर। इसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का मतलब यह है, इस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का मतलब यह है चौंका देना। आप कहीं उलझे हुए हैं, चीन कहीं और कब्जा कर गया। आप कहीं उलझे हुए हैं, चीन कहीं और कब्जा कर गया। आप कहीं हैं, कुछ और मान लिया, उसने ऐसा किया कि आप सोच भी नहीं सकते थे, वो कदम चीन उठा चुका है और आप देखते रह जाएंगे। यहां पर इंडिया जो उस सिचुएशन में फंसा हुआ था, जो बाइलेटरल एग्रीमेंट और इसकी चालाकियों में, यहां पर इंडिया का पेशेंस, एक तो पेशेंस लूज हो चुका है, और इस पेशेंस के साथ साथ सबसे बड़ी खास बात यह है, इस पेशेंस के साथ साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक इस सिचुएशन में तैयार हो चुका है कि आप चीन को बराबरी का जवाब दे सकें। जो गालवन घाटी है, गालवन घाटी तक नॉर्मली आपकी सेना को पहुंचने में अगर 9 घंटे लगते थे, तो उन्हीं वो जो दौलत बेग ओल्डी वाली सड़क है उसके बन जाने से उसी गालवन घाटी तक पहुंचने के लिए आपको महज 35 मिनट लगते हैं। तो 9 घंटे का समय अगर आप लोग 35 मिनट में पूरा कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीन के ऊपर भी इस चीज का दबाव है, और आपका एक हौसला बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और यहां पर कभी भी एक बात देख लीजिएगा, आपका पेशेंस लूज हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की और भी क्या क्या तैयारियां हैं जो आज के दिन अगर आप देखें, इंडिया ने कहीं ना कहीं इस बार इंडिया ने बहुत ताकतवर तरीके से कदम उठाया है, बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ा है। उसके पीछे एक एक चीज को अगर आप देखेंगे, हालांकि अगेंस्ट में भी सिचुएशंस हैं इंडिया के। सबसे पहली बात, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बॉर्डर पर इतना मजबूत हो चुका है कि आप चाइना से हल्के नहीं पड़ेंगे, ये पक्की बात है। आपकी एयर फोर्स जो है वो आज के दिन काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है, वो भी आप समझ सकते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, आपकी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति जो है वो जबरदस्त है, जो कि कहीं ना कहीं आज के दिन आप ये देखेंगे एंटी चाइना मूड बना हुआ है। इसमें अगर एक रशिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के फेवर में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस ने तो खुलकर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो, यूएसए जो है वो, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है वो, जापान जो है वो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया के फेवर में नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा गया इंडिया हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। इंडिया के बहुत ताकतवर देश, बहुत ताकतवर दोस्त हैं जो कि चाइना के लिए आज के दिन एक थ्रेट हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अपोनेंट की वीकनेस। अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो कंट्री है ये जो कंट्री चाइना है, वीकनेस ऑफ चाइना, तो कहीं ना कहीं भले ही चाइना पैसे के मामले में ताकतवर हो, लेकिन आपसे अगर आप देखेंगे कोरोना क्राइसिस के चलते उसकी जो सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा वैसे ही कमजोर हो रखी है। सरकार की क्रेडिबिलिटी कमजोर है, सरकार की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान है। इसीलिए इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ताकत है। दूसरा, हांगकांग इशू जो है वो भी कहीं ना कहीं, हांगकांग इशू जो है वो भी कहीं ना कहीं चीन के अगेंस्ट जा रहा है। ताइवान जो है वो आपको खुला समर्थन कर चुका है। जापान के साथ चाइना की खुली लड़ाई चलने लगी हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो परिस्थितियां जो हैं, सिचुएशंस आर इन फेवर ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट हैं परिस्थितियां और इंडिया के फेवर में भी हैं। हालांकि चाइना की जो सरकार है, इस लड़ाई से सरकार भी ओवरऑल वे में चाइना को नुकसान होगा, लेकिन अगर सरकार के तौर पर देखेंगे तो अगेंस्ट चाइना जो है वो इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, यानी चाइना की गवर्नमेंट के फेवर में ये मामला है। कैसे कि अगर यहां पर ये जो चाइना की सरकार है, ये जो चाइना की सरकार है, अगर उसे वो फंसी हुई है कोरोना को ना झेल पाने के चक्कर में और इकोनॉमिक क्राइसिस के चक्कर में, बायकॉट चाइना के चक्कर में वो फंसी हुई है, वो फंसी हुई है। अब क्योंकि वो फंसी हुई है, इसलिए एंटी गवर्नमेंट जो मूड होगा चाइना के अंदर, एंटी गवर्नमेंट मूड ऑफ चाइना, एंटी गवर्नमेंट मूड ऑफ चाइना, उसे बदल दिया जाएगा नेशनलिस्टिक मूड के अंदर। और ये कहा जाएगा कि दुनिया जो है वो हमारी तरक्की से जल रही है, दुनिया हमारी तरक्की से जल रही है, इसलिए हमारे खिलाफ हमारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं और इसीलिए हेल्प योर गवर्नमेंट टू help your government to fight against this challenge।
हेल्प योर गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट दिस चैलेंज। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, देश के अंदर उसे गोली मारने से लेकर खत्म करने की पूरी अथॉरिटी चाइना के पास, चाइना की सरकार के पास होगी। और नेशनलिस्टिक मूड होने के चलते अगर ये लड़ाई 6 महीने, ये हिस्टीरिया 6 महीने भी चलेगा तो ये एक बड़े धमाके की तरह काम करेगा। लोग कोरोना को भूल जाएंगे, एंटी गवर्नमेंट मूड खत्म हो जाएगा और जो वन पार्टी डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी डिक्टेटरशिप, वो वन पार्टी डिक्टेटरशिप जो है वो बनी रहेगी और सरकार ताकतवर तरीके से रूल करती रहेगी। सरकार ताकतवर तरीके से रूल करती रहेगी वन पार्टी सिस्टम के अंदर। यही आप समझ सकते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट, चाइना के लिए भले ही नुकसानदायक हो, लेकिन चाइना की सरकार को यहां पर एक जीवन दान मिल जाएगा, लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा ही चाइना 1962 की लड़ाई में भी कर चुका है। ऐसा ही चाइना 1962 की लड़ाई में भी कर चुका है, जब 1959 से लेकर 1961 तक अकाल पड़ा था और 4.5 करोड़ लोग मारे गए थे और इतना बुरा हाल हुआ था कि चाइना में लोगों ने मिट्टी खाकर जिंदा रहना, मतलब मिट्टी खाकर जिंदा रहने की कोशिश की गई थी। हर चीज खा ली गई थी, सब चीज बर्बाद हो चुकी थी, भुखमरी अपने चरम पर थी। वहां उस समय पर चाइना के अंदर माओ जेडोंग जो थे, जो चाइना के प्रीमियर थे, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उनकी जो विश्वसनीयता थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी लोगों के अंदर, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो अपने लोवेस्ट लेवल पर थी, वो अपने सबसे निचले लेवल पर थी। ऐसी सिचुएशन में माओ जेडोंग ने भारत पर हमला किया और उसी एंटी माओ मूड को नेशनलिस्टिक मूड में बदलने की कोशिश करी और अगले कई सालों तक, लगभग 16 साल तक माओ जेडोंग गद्दी पर बैठे रहे बहुत ही मजबूती के साथ। यही पॉलिसी शी जिनपिंग इस समय पर चलने की पूरी तैयारी के अंदर है, क्योंकि इस टाइम पर अगर देखा जाए तो शी जिनपिंग ने लॉ पास करके ये कह दिया है कि पूरी जिंदगी वो गद्दी पर रहेंगे, अब इन्हें हटाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब हटाने वाला कोई भी नहीं है, बहुत ताकतवर सिचुएशन के अंदर वो बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना फैला, कोरोना के अंदर सरकार की जो कमियां थी वो सामने आ गई, तो शी जिनपिंग एग्जैक्टली वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो कि माओ जेडोंग ने अपनाई थी, भारत से लड़ना। यहां पर 2017 में अरुण जेटली ने डोकलाम मामले के अंदर, जो हमारे उस टाइम के रक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने चाइना को जता दिया था कि इंडिया को 1962 वाला भारत ना समझा जाए, ये 2017 का भारत है, मुंह तोड़ के हाथ में दे देगा। यस, ऐसा तो नहीं कहा था मुंह तोड़ के हाथ में दे देगा, एक इशारा ही नेता का बहुत होता है। इशारा क्या था कि 1962 का भारत ना समझा जाए। यहीं से सिचुएशंस जो थी वो एक कॉन्फिडेंस लेवल वाली आई कि हाँ, आपके सरकार के अंदर भी ताकत है, और वही कॉन्फिडेंस जो था, उनके वो जो शब्द थे, आज वो आपके सामने आपकी सरकार ने प्रूव करके दिखा दिए कि देखो भैया, हम इतने कमजोर नहीं हैं जितना चीन सोच रहा है, मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। तुमने 20 मारे हमारे, तो वो जो 20 थे वो लड़ते लड़ते मरे हैं और तुम्हारे 43 को लपेट दिया। और उसके बाद आज हमारी जो घातक ब्रिगेड गई है, उस घातक ब्रिगेड, तो वह नाम से ही घातक है, घातक ब्रिगेड ने 18 चीनी सिपाहियों के कमर तोड़ दी, गर्दन की रीढ़ की हड्डियां मार मार के रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी हैं, और वो हाल किया है कि सोच भी नहीं सकते। एक तरफ आपके 100 जवान थे, दूसरी तरफ 400 जवान थे।
हालात लड़ाई के हैं, लेकिन इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, ना तो आंख दिखाएंगे ना झुकाएंगे, मिला के बात करेंगे, तो वो आंख मिलाने वाली सिचुएशन आपको यहां पर नजर आ रही है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, लेकिन आप मेरे इस कमेंट को या मेरे इस वीडियो को किसी पार्टी के फेवर में नहीं, देश के फेवर में देखिएगा। और अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं तो इस पॉलिसी को समझिएगा कि कैसे कोई सरकार जो है वो ताकतवर तरीके से आगे अगर बढ़ना चाहे तो वो कम संसाधनों के साथ भी आगे बढ़ सकती है। बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। हौसला अगर है तो लड़ाई हौसले से जीती जाती है, जज्बा जज्बे से जीती जाती है। ये आपने 1965 की लड़ाई में भी प्रूव करके दिखा दिया था। तब जब आपके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, उसके पास अमेरिका के लेटेस्ट हथियार थे, लेकिन आपने अपने 30 साल पुराने फाइटर जेटों से भी चाइना के पाकिस्तान के 27 जेट मार गिराए थे। 27 फाइटर जेट मार गिराए थे, जबकि आपके सिर्फ 2 गिरे थे, क्योंकि आपके पायलट्स में हौसला था। यही चीज आज भी है। हौसला अगर है तो ही आगे बढ़ा जा सकता है, वरना नहीं। हौसला सब कुछ है। विश्वास रखिए, आपकी सेना बहुत ताकतवर है, सरकार सक्षम है, आप खुद और हम सब भारत पूरा का पूरा भारत बहुत सक्षम है इस चुनौती से निपटने के लिए। हाँ, एक हेल्थ इमरजेंसी आपके देश में इस समय पर चल रही है, जिसमें लगभग पूरा देश जो है वो बीमार होने की तरफ बढ़ रहा है। लाशों के ढेर लग चुके हैं, हालात खराब हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बॉर्डर को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। यही संकट होता है। आपका देश इस समय संकटों में घिरा हुआ है, लेकिन जज्बा, हौसला पूरा है। जीत के निकलेंगे और नया भारत बनाकर निकलेंगे। धन्यवाद।